1980 एक ऐसा साल जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं रह गया। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपने 20 रुपये जिससे आपको 10 समोसे खरीदने थे, यानी 2 रुपये का एक समोसा खरीदना था, वह पैसों को बचाकर इक्विटी इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और आज 1980 में वह बढ़कर 100 रुपये हो गया। आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया, आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि आपके पैसे बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो समोसा 10 साल पहले 2 रुपये में आ रहा था, आज वही समोसा 10 रुपये का एक आ रहा है। मतलब आप 20 रुपये में 10 समोसे खरीदो या 100 रुपये में 10 समोसे खरीदो, आप अभी भी वहीं हैं। आपको किसी भी प्रकार का रियल टर्म में कोई भी अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि इस दुनिया में 12% इन्फ्लेशन रेट है और आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको 20 रुपये रिटर्न दे रहा है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपने साल के स्टार्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 20 रुपये रिटर्न मिल रहा है। यह साल के एंड में 100 रुपये बढ़ के 120 रुपये होगा। यहाँ पर आपको टैक्स भी देना होगा। जब आप टैक्स देंगे तो आपके 10 रुपये चले जाएंगे, यानी कि आपके अब हो गए 110 रुपये। अब 12% इन्फ्लेशन रहने की वजह से आपको इसमें से 12 रुपये और काटने होंगे। तो आपके जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे आपने पिछले साल, वहाँ इस साल 98 रुपीज़ ही रह गए हैं। बल्कि आपने किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी खर्चा नहीं किया। अभी अमेरिका की यही हालत चल रही है। इस इन्फ्लेशन रेट में आपको कोई भी एवरेज अमेरिकी कंपनी से किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं मिलेगा। इसकी पूरी वजह है हमारा टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड और सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट। और वहीं हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तो बिज़नेस नहीं हो रहा और दूसरी ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उन्होंने 20, 30, 40 साल के लिए बॉन्ड्स को ख़रीद के रखा है और उनको अपनी बुक्स में अमोर्टाइज्ड रेट पे रिकॉर्ड किया है, जो कि मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इन कंपनीज़ को मार्केट वैल्यू को अगर रिकॉग्नाइज करना होगा तो इन कंपनीज की आधी से ज़्यादा नेटवर्थ वाइप आउट हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी, नामचीन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ तक ज़ीरो भी हो सकती है और उल्टा इससे वह नेगेटिव भी जा सकती है। देखने में अजीब लगता है कि जब इक्विटी की मार्केट प्राइस गिरती है तो सब लोग हफड़ा तफड़ी मचा देते हैं कि यह इंश्योरेंस कंपनी अब ख़त्म होने वाली है, यहाँ डूबने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड मार्केट की इतनी हालत ख़राब है और किसी ने अभी तक कोई प्रकार की आवाज़ तक नहीं निकाली। इस गलत बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा इनकी दूसरे भी इम्प्लीकेशंस होगी। इन बॉन्ड्स को कस्टमर्स के पैसों को पूल करके ख़रीदा गया है। एक तरीके से ये पैसा इन कंपनी के पास टेम्पररी डिपॉजिट है। जब तक ये पैसा सेम साइज़ का रहेगा, जब तक इनके कस्टमर्स इनके पास आते रहेंगे, जब तक इनको अपने बॉन्ड्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये कस्टमर्स के पैसे कम आने लगे या कस्टमर्स कम हो गए तो इनको बॉन्ड्स बेचना ही पड़ेगा और इस प्रोसेस में इनकी नेटवर्थ को काफ़ी नुकसान होगा। और इससे भी बुरा होगा जब कस्टमर्स कम आने लगेंगे तो ये कंपनीज एक दूसरे से वार पे चली जाएंगी और पॉलिसीज़ को कम से कम भाव पे बेचेगी और इंडस्ट्री में ब्लड बाथ हो जाएगा। और यहाँ इन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कमिटमेंट कर दी है। इस वजह से इनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी ख़त्म हो गई है। ना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कोई दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं हमारा एक्स्ट्रा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमारी कंपनी बर्कशायर हैथवे को अच्छी पोजीशन में रखने में मदद करता है इस बुरे वक्त में। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री ही ट्रबल में है तो हम इससे नहीं बच पाएंगे। हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमें इस माहौल में खड़ा रख सकती है, लेकिन इससे बचा नहीं सकती। इस साल हमने पैसे भी बोरो किए हैं, पर इन पैसों को कोई नीड के वजह से बोरो नहीं किए हैं, बल्कि यह सोचकर बोरो किए हैं कि इस टाइम पे हमें काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आने वाले टाइम में नहीं मिल सकती और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं। और हमारा प्रेफरेंस भी ऐसी कंपनीज होगी जो कैश जनरेट करती है, ना कि कैश बर्न करती है। और इस टाइम पे हम अपने हाथ में काफ़ी कैश रखना चाहते हैं। अभी जो फ़िलहाल हमारी बुक्स हैं, हम इसमें हमारी जितनी भी नॉन कंट्रोलेबल्स कंपनीज, यानी कि वह कंपनी जिसमें हमारे 50% से कम की होल्डिंग है, उनकी सारी अर्निंग्स नहीं बता सकते। रूल के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स वहाँ अर्निंग्स होती है जो यह कंपनीज एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ABC कंपनी है जिसमें कि हमारे 20% होल्डिंग है और इस साल इस कंपनी ने 100 मिलियन एज ए प्रॉफिट किया है। हमारी शेयर होल्डिंग के हिसाब से हमारे इसके अंदर होते हैं 20 मिलियन। लेकिन
कंपनी ने सिर्फ 2 मिलियन ही एज ए डिविडेंड हमें पे किया है और बाकी के 18 मिलियन उसने एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास ही रख ली है। तो इस तरीके से हम हमारे जो बुक्स हैं उसके अंदर सिर्फ 2 मिलियन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो ये 18 मिलियन है अभी भी हमारे पैसे हैं, लेकिन वहाँ रिटेन्ड है उस कंपनी के अंदर। हमें हमारे बुक्स की बढ़ने की या कम होने की कोई टेंशन नहीं है, बल्कि हम यह देखते हैं कि वह जो मैनेजमेंट है उस कंपनी का वह उस रिटेन अर्निंग को किस तरीके से यूज़ करता है और हम इन्वेस्टमेंट के टाइम पे यही सब चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी नॉन कंट्रोलेबल कंपनी है उसका नाम है गाइको। उसमें हमारी 33% होल्डिंग है और गाइको ने भी हमारे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसे रिटेन कर लिया है। लेकिन इस कंपनी ने उस प्रॉफिट को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, जो इनके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 3.5 करोड़, उनको बाईबैक कर करके 2.2 करोड़ तक ला लिया। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो ये था दोस्तों 1980 का लेटर टू शेयर होल्डर फ्रॉम वॉरेन बफेट। अगर आपको पिछले साल के भी लेटर्स देखना है तो मैं आपके लिए लिंक्स डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।